लोग स्टार्ट करेंगे एन ओवरव्यू ऑफ सेल। जैसे कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि आप लोग अगर ऑनियन पील सेल और ह्यूमन चीक सेल को देखेंगे अंडर द माइक्रोस्कोप, वो कैसे दिखने में लगता है वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। एग्जैक्टली प्रैक्टिकल में करवाया जाता है कि जब हम लोग ऑनियन पील सेल को देखते हैं, जैसे कि ये वाला है ऑनियन पील सेल, ठीक है, आप लोग देख पा रहे होंगे। ये जो ऑनियन पील सेल है ये एक टिपिकल प्लांट सेल है। तो प्लांट सेल है इसीलिए इसका एक आउटर मेम्ब्रेन है जो कौन सा है, दैट इज द सेल वॉल, ठीक है। अब जस्ट विद इन द सेल वॉल क्या रहता है, दैट इज सेल मेम्ब्रेन रहता है। और सेल मेम्ब्रेन के अंदर आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ डॉटेड पोर्शन, दैट इज द न्यूक्लियस। तो जैसे कि ऑनियन पील सेल एक टिपिकल प्लांट सेल है, तो उसके पास ये तीन कैरेक्टर तो आप लोग अच्छे से अंडर द माइक्रोस्कोप देख पाएंगे। Whereas अगर आप लोग ह्यूमन सेल देखेंगे, टिपिकल एनिमल सेल है, जैसे कि ह्यूमन चीक सेल दिया गया है, उसको अंडर द माइक्रोस्कोप देखेंगे तो वहां पे एज अ डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर आप लोग देख पाएंगे सेल मेम्ब्रेन, एंड उसके अंदर एक डेंस स्ट्रक्चर दैट इज न्यूक्लियस। तो ये देख के आप लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये एक एनिमल सेल है। तो टिपिकल प्लांट सेल और एनिमल सेल में ये एक बहुत बेसिक डिफरेंस है, दैट इज सेल वॉल रहता है इन केस ऑफ प्लांट सेल और सेल वॉल एब्सेंट रहता है इन केस ऑफ एनिमल सेल, ठीक है। तो यही बात एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि टिपिकल प्लांट सेल कौन सा है, दैट इज ऑनियन पील सेल, जो कि जहां पे एक डिस्टिंक्ट सेल वॉल दिखता है, इट्स आउटर बाउंड्री, जो कि आउटर बाउंड्री है, और आउटर बाउंड्री के जस्ट विद इन क्या रहता है, दैट इज सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और ह्यूमन चीक सेल क्या हो गया, एक टिपिकल एनिमल सेल हो गया, जिसमें सेल मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन कौन सा होता है, दैट इज सेल मेम्ब्रेन, जो कि एक डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर है। इतना समझ में आया। और क्या रहता है, ये दोनों ही सेल में एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर रहता है, जो कि हो जाता है न्यूक्लियस। आप लोग देख पाए। अब ये ही जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड करके हम लोग सेल को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। लेट्स स्टार्ट रीडिंग ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। हम लोग सेल को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक कैटेगरी में आ जाता है दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल, और एक कैटेगरी में आ जाता है दैट इज यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। अब प्रोकैरियोटिक, प्रो मतलब क्या हो गया, प्रो मतलब हो जाता है प्रिमिटिव, और कैरियोटिक कहां से आया है, दैट इज न्यूक्लियस। यू मतलब हो जाता है एडवांस, एंड कैरियोटिक मतलब सेम, दैट इज द न्यूक्लियस। मतलब जो ऑर्गेनिज्म के पास प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस रहेगा, प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस मतलब क्या है, दैट इज जो न्यूक्लियस होगा वो न्यूक्लियस कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं रहेगा, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होगा। और न्यूक्लियस के अंदर आप लोगों को पता है क्या रहता है, दैट इज क्रोमोसोम, जेनेटिक मटेरियल, ये सब रहता है, ठीक है। तो जो ऑर्गेनिज्म के पास कोई मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं रहेगा वही हो जाएगा प्रिमिटिव और प्रोकैरियोटिक, और जिसके पास वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस रह जाएगा वो हो जाएगा क्या, दैट इज यूकैरियोटिक। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है, दैट इज जेनेटिक मटेरियल। अब जो ऑर्गेनिज्म के पास कोई मेम्ब्रेन नहीं है, नो मेम्ब्रेन, तो मेम्ब्रेन जिसके पास नहीं है, जेनेटिक मटेरियल स्कैटर्डली अरेंज्ड होगा विद इन द साइटोप्लाज्म। लेकिन जिसके पास वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन रहेगा तो उसका जेनेटिक मटेरियल एक एनक्लोज्ड फॉर्मेट में रहेगा। जेनेटिक मटेरियल रिमेन एनक्लोज्ड क्योंकि उसके पास वेल डिफाइंड एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो आई गेस ये आपको समझ में आया कि न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड करके हम लोग सेल को दो कैटेगरी में डिवाइड किए, ठीक है। वही बात एनसीईआरटी में भी लिखा है। क्या लिखा है हम लोग एक बार देख लेते हैं कि न्यूक्लियस कंटेन्स द क्रोमोसोम। हम लोगों को पता है क्रोमोसोम कंटेन करता है, और क्रोमोसोम के अंदर क्या रहता है, दैट इज जेनेटिक मटेरियल और डीएनए रहता है। अब जिसके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई रहेगा वो क्या हो जाएगा, दैट इज यूकैरियोटिक, और जिसके पास कोई वेल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, दैट इज प्रोकैरियोटिक। तो आई गेस यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक आपको समझ में आया होगा। अब क्या है, ऑल्दो न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड करके अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक को डिफरेंशिएट कर पाए, लेकिन ये जो प्रोकैरियोट्स है और यूकैरियोट्स है इसमें कुछ सिमिलर कंपोनेंट भी रहता है। सिमिलर कंपोनेंट क्या है, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये प्रोकैरियोट्स के पास भी होगा एज वेल एज यूकैरियोट्स के पास भी होगा, ठीक है। और क्या रहेगा, दैट इज द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म भी बोथ प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के पास रहेगा। और एक चीज दैट इज राइबोसोम, वो भी दोनों के ही पास रहेगा। और राइबोसोम क्या है, राइबोसोम एक ऑर्गेनेली है
जो ऑर्गेनली आपको प्रोकैरियोट्स के पास एज वेल एज यूकैरियोट्स के पास दोनों के ही पास मिलेगा। ठीक है, ये कुछ कैरेक्टर जो कि दोनों के पास मिलेगा, लेकिन ऐसा बहुत कैरेक्टर है जो कि प्रोकैरियोट्स के पास रहेगा तो यूकैरियोट्स के पास नहीं रहेगा, और यूकैरियोट्स के पास रहेगा तो प्रोकैरियोट्स के पास नहीं रहेगा। जैसे कि प्रोकैरियोट्स हैव नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली इसके पास नहीं रहता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली में क्या हो जाता है, एक होता है डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट न्यूक्लियस, ये भी नहीं रहेगा। और एक क्या होता है, दैट इज सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलियम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, वैक्यूल एटसेट्रा, ये सब आपको नहीं मिलेगा विद इन द प्रोकैरियोट्स। ठीक है, लेकिन एक बात हम बताएं कि जो राइबोसोम है, राइबोसोम क्या है, एक ऑर्गेनेली है, और यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि प्रोकैरियोट्स हैव नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, तो प्रोकैरियोट्स के पास कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं रहेगा। वेयरएज हम बोल रहे हैं कि राइबोसोम रहता है और राइबोसोम एक ऑर्गेनेली है, दैट मीन्स आपको यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है कि जो राइबोसोम है उसके पास भी कोई मेम्ब्रेन नहीं रहता है, इसीलिए राइबोसोम प्रोकैरियोट्स के पास भी रहेगा एज वेल एज यूकैरियोट्स के पास भी रहेगा। तो राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनेली है जिसके पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं रहता है। ठीक है, सो लेट्स रीड एनसीईआरटी अगेन। देखो एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है कि बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स साइटोप्लाज्म ऑक्युपाइज द वॉल्यूम ऑफ द सेल। तो हमें यही बताया कि साइटोप्लाज्म जो होता है वो प्रोकैरियोट्स के पास भी मिलता है एज वेल एज यूकैरियोट्स के पास भी मिलता है, लेकिन यहाँ पे साइटोप्लाज्म को सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स क्यों कहा गया है वो हम लोग देख लेते हैं। क्योंकि साइटोप्लाज्म के अंदर ये ऑर्गेनेलीज रहता है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी रहता है। अब देखो जो ऑर्गेनेलीज है तो वो क्या करेगा, कुछ केमिकल रिएक्शंस करेगा, केमिकल रिएक्शंस के लिए इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मॉलिक्यूल्स भी लगता है, तो सारे चीजें कहाँ पे है, विद इन द साइटोप्लाज्म ही है, तो इसीलिए साइटोप्लाज्म का नेचर भी क्या हो जाता है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आया। और एक बात एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट एक लाइन है, दैट इज द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरेना ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटीज इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल। ये क्यों बताया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक लाइन है। मेन एरेना इसीलिए इसको बोला जाता है क्योंकि साइटोप्लाज्म होल्ड्स ऑल द ऑर्गेनेलीज, जितना भी ऑर्गेनेलीज है सब साइटोप्लाज्म के अंदर ही है, एंड दैट टेक पार्ट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, एक्टिविटीज में परफॉर्म करता है, और क्या करता है, दैट इज ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है। जैसे कि आप माइटोकॉन्ड्रिया को पकड़ ले, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी फॉर्मेशन में हेल्प करता है, तो एक एक्टिविटी कर रहा है। अगर क्लोरोप्लास्ट को देखें तो क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहा है, एटीपी फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलियम के ऊपर जो राइबोसोम रहता है वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो होता है, सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या करता है, दैट इज ट्रैफिकिंग में हेल्प करता है। तो जितना भी एक्टिविटीज है, ये सारे एक्टिविटीज विद इन द साइटोप्लाज्म ही हो रहा है, और ये एक्टिविटीज अगर नहीं होगा तो सेल लिविंग स्टेट में नहीं रहेगा। तो क्या बोला गया है, नेक्स्ट लाइन यही बोला गया है कि वेरियस केमिकल रिएक्शन ऑकर इन इट टू कीप द सेल लिविंग स्टेट। तो ये दो लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं और कुछ पॉइंट्स, जैसे कि एनसीईआरटी में लिखा है कि बिसाइड्स द न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलियम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल्स, सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये सब रहता है यूकैरियोट्स के अंदर, लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर कुछ ऐसा लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं रहता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑर्गेनेली मिलेगा, दैट इज द राइबोसोम। राइबोसोम आपको मिलेगा क्योंकि राइबोसोम क्या है, एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, ठीक है, जो कि बोथ यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक सेल में आपको मिलेगा। ठीक है, अब और एक बात बोला गया है कि ये जो राइबोसोम है, बेसिकली ये राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल में कुछ स्पेसिफिक जगह में भी मिलेगा। राइबोसोम एक तो कहां पे रहेगा, दैट इज साइटोप्लाज्म में, इसीलिए क्या लिखा गया है, राइबोसोम्स आर नॉट फाउंड ओनली इन द साइटोप्लाज्म, मतलब राइबोसोम साइटोप्लाज्म में भी मिलता है, एक मिल गया जो कि साइटोप्लाज्म में रहेगा, बट ऑल्सो विद इन टू ऑर्गेनेलीज, दो ऑर्गेनेलीज के अंदर भी मिलेगा, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट प्लांट में क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी राइबोसोम मिलेगा, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी राइबोसोम मिलेगा, और माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट एनिमल दोनों में ही रहता है। और तीसरा जो है ऑन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलियम, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि राइबोसोम चार एरिया में मिलेगा, एक साइटोप्लाज्म में मिलेगा जो कि स्कैटर्ड रहेगा,
तो विद इन द ऑर्गेनेली रहेगा, दैट इज क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया, और जो फोर्थ है दैट इज ऑन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर मिलेगा। तो यही बात यहाँ पे लिखा गया है कि ओनली द राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली दैट प्रेजेंट आल्सो इन द प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में मिलता है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं मिलेगा, और राइबोसोम एक नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है। लेकिन ये भी हम लोग पढ़ेंगे कि राइबोसोम का भी दो कैटेगरी है, एक हो जाता है एडवांस कैटेगरी जो कि 80S टाइप, और एक होता है प्रिमिटिव कैटेगरी। तो बेसिकली इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स प्रिमिटिव कैटेगरी रहेगा जो कि होता है 70S टाइप। इसके बारे में भी हम लोग फर्दर रीड करेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं कि जितना भी सेल इस यूनिवर्स में है उसका कुछ डिफरेंट शेप होता है, डिफरेंट साइज होता है। ये डिफरेंट शेप साइज क्यों होता है? क्योंकि उसके पास डिफरेंट एक्टिविटीज है, डिफरेंट फंक्शन है। तो डिफरेंट फंक्शन को प्ले करने के लिए उसके पास डिफरेंट शेप रहेगा एंड डिफरेंट साइज रहेगा। ये बात समझ में आए? अब जो सेल के नाम पे, जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो आइडियल एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं दैट इज बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया का जो एवरेज साइज होता है दैट इज 3 to 5 माइक्रोमीटर। ठीक है, ये एवरेज साइज होता है। लेकिन बैक्टीरिया के कैटेगरी में एक बैक्टीरिया आता है दैट इज माइकोप्लाज्मा, जो कि स्मॉलेस्ट सेल है, जो कि स्मॉलेस्ट सेल है, जिसका लेंथ कितना है? ओनली 0.3 माइक्रोमीटर, ओनली 0.3 माइक्रोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्मॉलेस्ट सेल का नाम क्या है? माइकोप्लाज्मा है। अब लार्जेस्ट सेल और आइसोलेटेड लार्जेस्ट सेल कौन सा है? दैट इज एक एनिमल सेल है, दैट इज एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। ठीक है, ये समझ में आया? अब जो ह्यूमन रेड ब्लड सेल होता है उसका जो डायमीटर है वो कितना है? दैट इज 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। अब जो नर्व सेल है, नर्व सेल हो जाता है क्या? लॉन्गेस्ट सेल, क्योंकि इसको लॉन्ग होना ही पड़ेगा, क्योंकि इसको इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूर तक इसको कैरी करना पड़ता है, तो ये लॉन्गेस्ट सेल तो होगा। जैसे कि आप यहाँ पे ये वाला पिक्चर में देखिए, जैसे कि रेड ब्लड सेल, इसका शेप कैसा है? राउंड और बाइकॉन्केव। व्हाइट ब्लड सेल, इसका कैसा शेप है? इसके पास कोई डेफिनेट शेप नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं एमीबॉइड शेपेड। कॉलम्नार एपिथेलियल सेल कैसा है? लॉन्ग एंड नैरो है। ठीक है, जैसे कि नर्व सेल ब्रांच्ड एंड लॉन्ग है, बहुत ज्यादा लॉन्ग है। और क्या है? जैसे कि ट्रैकिड, ये इलोंगेटेड है, क्योंकि इसको भी क्या करना पड़ता है? पानी को ट्रांसफर करना पड़ता है विद इन द प्लांट। और क्या हो गया? जैसे कि मेसोफिल सेल जो कि राउंड एंड ओवल है। मेसोफिल सेल भी आपको पता है कि लीफ में रहता है। तो देखिए कितना डिफरेंट शेप एंड साइज का सेल आप देख पा रहे हैं, और ऑल दिस शेप एंड साइज ओनली डिपेंडेंट ऑन इट्स एक्टिविटी। क्या फंक्शन ये परफॉर्म करता है उसके ऊपर ये शेप और साइज डिफर करता है। ठीक है, किसी का हो जाता है डिस्क लाइक, किसी का पॉलीगोनल, किसी को कॉलम्नर, किसी का क्यूबॉइडल, किसी को थ्रेड लाइक, किसी का इवन इरेगुलर शेप भी दिखता है। क्यों? क्योंकि द शेप ऑफ द सेल मे वैरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म। जो फंक्शन वो प्ले करेगा उसी के हिसाब का उसका शेप एंड साइज होगा। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम एक टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल का पॉइंट करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि एक प्रोकैरियोटिक सेल, जो कि टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल हम लोगों को पता है क्या होता है, दैट इज बैक्टीरिया। तो यहाँ पे एक बैक्टीरियल सेल ड्रॉ किया हुआ है, हम जस्ट इसको पॉइंट करके आप लोग को दिखाएंगे कि कौन सा पार्ट क्या। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ये क्या है? दैट इज द ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स, ये है ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, सेकेंड जो येलो वाला मेम्ब्रेन है ये क्या है? दैट इज सेल वॉल। नेक्स्ट द थर्ड थिंग इज दैट ये ग्रीन वाला जो है दैट इज सेल मेम्ब्रेन, ये है सेल मेम्ब्रेन। अब ये जो तीन आप देख पा रहे हैं ये तीन को एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज एनवेलप। नेक्स्ट जो चीज है दैट इज ये वाला जो ग्रीन वाला लाइट ग्रीन वाला पोर्शन आपको दिख रहा है ये क्या है? दैट इज द साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म क्या है? मेन एरेना है। ठीक है, क्योंकि इसी के ऊपर जितना भी एक्टिविटीज है वो परफॉर्म होता है। जैसे कि ये भी बात हम बताएं कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है और जो डीएनए होता है विद इन द बैक्टीरियल सेल और प्रोकैरियोटिक सेल वो स्कैटर्डली अरेंज रहता है। देखिए साइटोप्लाज्म के ऊपर ये स्कैटर्डली अरेंज है, तो ये क्या है? बेसिकली जेनेटिक मटेरियल। और ये जो स्कैटर्डली अरेंज्ड है विद इन द साइटोप्लाज्म, इसीलिए प्रोकैरियोटिक जेनेटिक मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज न्यूक्लियोइड। और इसका और एक नाम है दैट इज जेनोफोर। नेक्स्ट और एक जेनेटिक मटेरियल रहता है, ये हो गया आपका मेन जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, और एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल रहता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज प्लाज्मिड। ये है प्लाज्मिड, इसके बारे में भी हम लोग रीड करेंगे। तो प्लाज्मिड सभी सेल में रहे ये जरूरी नहीं है। नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं राइबोसोम्स जो कि 70S टाइप का है। और राइबोसोम्स आप लोग देखिए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच्ड है।
क्योंकि ये बात लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच रहता है। नेक्स्ट यहाँ पे और एक राइबोसोम अटैच रहता है किसके ऊपर, दैट इज mRNA के ऊपर। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीराइबोसोम। और रहता है कुछ इंक्लूजन बॉडीज, इसके बारे में भी हम लोग रीड करेंगे फर्दर। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इनवेजिनेट करता है। ये वाला पोर्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, मेसोसोम। और मेसोसोम का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। तो यहाँ पे खत्म होता है जितना भी इंटरनल स्ट्रक्चर है विद इन अ बैक्टीरियल सेल। अब जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक सेल वॉल से एक एक्सटेंडेड पार्ट है, ये क्या है, ये है फ्लैजेलम। फ्लैजेलम इज द सिंगुलर फॉर्म, इन प्लूरल इट इज नोन एज फ्लैजेला। यहाँ पे एक ही है इसीलिए हम एक ही को फ्लैजेलम बोल रहे हैं। तो ये जो फ्लैजेलम है ये क्या है, बेसिकली लोकोमोटरी ऑर्गन है, लोकोमोशन में हेल्प करता है। और भी आप लोग देख पा रहे हैं कि ग्लाइकोकैलिक्स के ऊपर एकदम पतला पतला सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगुलर को हम लोग बोलेंगे पाइलस। तो ये है पाइलस, ठीक है। इसका काम है ड्यूरिंग द बैक्टीरियल कंजुगेशन, जो कि एक बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन का ही मोड है, उसमें ये हेल्प करता है। एक स्ट्रक्चर यहाँ पे हम ड्रॉ नहीं किए, वो बहुत ही ज्यादा माइक्रोस्कोपिक होता है जो कि नहीं दिखता है, दैट इज फिम्ब्रे। फिम्ब्रे भी ग्लाइकोकैलिक्स के ऊपर ही रहता है, जो कि एडहेशन प्रॉपर्टी देता है एक बैक्टीरियल सेल को। तो यहाँ पे खत्म होता है एक इंटर प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियल सेल का एक बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर। तो आई होप ये लेक्चर वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच।